प्यारे बच्चों, सुप्रभात। बच्चों, हम लोग साना साना हाथ जोड़ी पाठ पढ़ रहे हैं और इसके पहले के वीडियो में आपने लेखिका और पाठ से संबंधित परिचय प्राप्त किया। साथ ही पेज नंबर 17 में हम लोग 3 पैराग्राफ पढ़ चुके हैं। किस प्रकार से लेखिका ने बताया कि गैंगटॉक शहर मेहनतकश बादशाहों का शहर है। क्यों? क्योंकि अभावग्रस्त होते हुए भी वहां के लोग परिश्रमी हैं, श्रम साध्य हैं। परिश्रम करके, श्रम करके वो अपने अभावों से बाहर निकलते हैं। साथ ही उनका जो दिल है वो बादशाहों जैसा है। इसलिए गैंगटॉक शहर को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया। साथ ही उस जगह प्रकृति में फैले हुए सौंदर्य को देख करके लेखिका को पूर्णता का एहसास होता है। उनके बाहर भीतर शून्य ही शून्य। वो अपने आप को अध्यात्म की तरफ खींचे हुए महसूस कर रही थी। तो चलिए अब उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं पेज नंबर 17 पर। सुबह हमें योमथांग के लिए निकल पड़ना था। योमथांग जगह का नाम है। लेखिका और उनके साथ जो भी लोग थे उन्हें प्रातःकाल योमथांग घूमने के लिए जाना था। पर आंख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंघा दिखाई देती है। कंचनजंघा हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंघा। कंचनजंघा हिमालय की तीसरी बड़ी चोटी। तो इन्हें ये लगा कि अगर मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंघा दिखाई देती है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंघा। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही पेज पलटिए तरह पेज नंबर 18 पर इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। अब बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे तो बादलों के कपाट क्या है? बादलों के कपाट। कपाट का मतलब क्या होता है? दरवाजा। है ना? तो बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट। ठाकुर जी ईश्वर के लिए कहा गया है। जैसे आपने सुना होगा केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन मंदिरों के द्वार दरवाजे खुलने का एक मुहूर्त होता है। एक विशेष समय ही खुलते हैं। बहुत अधिक बर्फबारी रहती है तो वहां पर जाना संभव नहीं होता है। तो जब बर्फ थोड़ा पिघलना शुरू होती है, कम होने लगती है, ठंड कम होती है, तभी खुलते हैं। नहीं तो उसके पहले वो बंद रहते हैं उस पूरे समय के लिए। तो लेखिका ने कहा कि बादलों के दरवाजे ठाकुर जी के दरवाजे की तरह नहीं खुले तो नहीं खुले। कंचनजंघा ना दिखनी थी, ना दिखी, यानी चोटी नहीं दिखाई देनी थी तो नहीं दिखाई दी। पर
सामने ही रकम रकम यानी तरह तरह के, विभिन्न प्रकार के, रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई। वहां पर अलग अलग तरीके के ढेर सारे फूल दिखाई दिए और तब उन्हें महसूस हुआ कैसा लग रहा है कि मैं फूलों के बाग में आ गई। आगे बह रहा है। गैंगटॉक से एक 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। कितनी दूरी पर? 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग। युमथांग यानी घाटियां। अब युमथांग का क्या मतलब होता है? युमथांग का मतलब है घाटियां। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी। यानी जब वो यात्रा तय की जाएगी तो पूरे रास्ते भर घाटियां और वादियां मिलेंगी। आपको ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था। ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था। उनका जो ड्राइवर था वो ड्राइवर का काम तो बहुत अच्छे से जानता ही था, लेकिन उससे भी बड़ी बात कि वो एक कुशल गाइड था। इसीलिए लेखिका ने उसे ड्राइवर कम गाइड बताया। जितेन नार्गे मुझे बता रहा था, क्या वहां बर्फ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगी। घाटियां वादियों के बारे में सारी जानकारी जितेन बता रहा था। तो लेखिका ने बचकाने अंदाज में, जैसे बच्चे मचल करके पूछते हैं वैसे ही पूछा कि क्या वहां बर्फ मिलेगी? तो उसने भी जवाब दिया, चलिए तो, यानी आप चलिए। उसने अपने उत्तर को स्पष्ट नहीं किया। हो सकता है कि वो लेखिका को सरप्राइज देना चाहता है। वो पहले से ही बता करके कि नहीं वहां खूब बर्फ मिलेगी, उनके रोमांच को कम नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने बोला, चलिए तो, अपनी आंखों से देख के महसूस करिएगा। और अचानक जब हम कोई अच्छी बात होते हुए देखते हैं जो हमें पसंद होती है, तो उस वक्त हमारा उत्साह देखने लायक होता है। चेहरे पर जो परिवर्तन होता है, जो भाव होते हैं, वो एक अलग खुशी प्रदान करता है। आगे अगला पैराग्राफ। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे। लेखिका कह रही है, ऐसा नहीं कि हम सीधे पहुंच जा रहे थे, बल्कि जगह जगह रुकते थे। गदराए यानी पूर्ण रूप से विकसित। पाइन और धूपी दोनों ही नाम हैं। पाइन और धूपी के सुंदर खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे। कि एक जगह दिखाई दी। क्या दिखाई दी? एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं। कतार में यानी पंक्ति में लगी सफेद रंग की बौद्ध पताकाएं किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं, जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। आपके तिरंगे में 3 रंग होते हैं, आपको पता है? जिसमें से जो सफेद रंग है शांति का प्रतीक है। तो यहां पर भी वो एक पंक्ति में लगी हुई सफेद रंग की पताकाओं को देखती है, जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। तो नार्गे ने बताया, यहां बुद्ध की बड़ी मान्यता है, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत लोग रहते हैं। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। आपका एक प्रश्न फ्रेम हो गया
कि सफेद पताकाएं क्यों फहराई जाती हैं। तो जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 सफेद रंग की पताकाएं फहराई जाती हैं। ठीक है, नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता है। लेखिका ने हो सकता है ये प्रश्न पूछा हो कि क्या इन्हें कुछ समय के बाद उतार दिया जाता है, तो जितेन बता रहा कि नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता है, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती है। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। यानी किसी शुभ कार्य या नए कार्य की शुरुआत के लिए कलरफुल पताकाएं लगाई जाती हैं, और शोक संवेदना को व्यक्त करने के लिए जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो 108 श्वेत पताकाएं लगाई जाती हैं। इन पताकाओं को उतारा नहीं जाता है, ये स्वतः धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाती हैं। फिर उसकी जगह अन्य पताकाएं, दूसरी पताकाएं लगा दी जाती हैं। आपके घरों के ऊपर भी पताका लगी होगी, गृह प्रवेश होता है या किसी नए कार्य का शुभारंभ होता है तो ऊपर पताका लगाई जाती है। उन पताकाओं को उखाड़ा नहीं जाता, उन्हें हटाया नहीं जाता, बल्कि समय के साथ वो अपने आप धीरे धीरे नष्ट होती है और फिर उनकी जगह किसी अन्य ध्वज को लगाया जाता है। नारगी बोलता जा रहा था और मेरी नजर उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। तो क्यों देखी ऐसी तस्वीर? क्योंकि बुद्धिस्ट लोग ज्यादा थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग वहां पर ज्यादा थे, इसलिए वहां पर दलाई लामा की तस्वीर लेखिका को देखने को मिल रही थी। आगे, हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी, क्योंकि जो पहाड़ी इलाका होता है उसके रास्ते ऊपर नीचे होते हैं, इसलिए इनकी जीप हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, यानी जितेन की जो मुस्कुराहट थी वो मन को आकर्षित करने वाली थी। इस जगह का नाम है कविलोंग स्टॉप। क्या बोला? कविलोंग स्टॉप। जितेन ने उस जगह का नाम बताया कविलोंग स्टॉप। क्या जगह का नाम है? कविलोंग स्टॉप। यहां गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी, पुरानी वाली फिल्म देवानंद और वहीदा रहमान जिसमें, तो गाइड फिल्म की शूटिंग वहां पर हुई थी। तिब्बत के चीज़खे बमसन ने, और वहां उस स्थान से कौन सी बात जुड़ी हुई है? विशेष बात, एक बात तो क्या जुड़ी हुई थी कि यहां पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। ठीक है, और दूसरी बात क्या हुई थी कि चीज़खे बमसन ने लेप्चाओं के शोमेन से कुंज तेग के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या जुड़ी है? दूसरी महत्वपूर्ण बात जुड़ी है तिब्बत के चीज़खे बमसन ने लेप्चाओं के शोमेन से
कुंजते के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। आपसे फ्रेम क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कवि लॉन्गस्टॉक इस जगह के साथ कौन सी दो महत्वपूर्ण बातें जुड़ी हुई है। तो पहली बात कि यहां पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी, ठीक है। और दूसरी बात क्या महत्वपूर्ण है कि तिब्बत के चीज के बमसन ने लेप्चाओं के शोमेल से कुंजते के साथ संधि पत्र पर यहीं पर हस्ताक्षर किए थे, यानी कि कोई समझौता हुआ था जिसको वहीं पर पूरा किया गया था। आगे एक पत्थर यहां स्मारक के रूप में भी है। लेप्चा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ यानी लंबे समय तक जो झगड़ा चला था, उसके बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल यानी समझौते के लिए जो बातचीत शुरू हुई थी, उसका जो शुरुआती जगह है वो यहीं पर है। तो ये विशेष बात उस जगह के साथ जुड़ी हुई है। फ्रेम क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, इसे याद करिए। इसके अलावा चलिए देखिए, आगे बढ़ते हैं। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। क्या देखा लेखिका ने? एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। चक्र गोल होता है, सबको पता है। लेखिका ने पूछा यह क्या? नारगे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है। कौन सा चक्र है? धर्म चक्र है, जिसे प्रेयर व्हील भी कहते हैं। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या बताया उस विशेष चक्र के साथ कौन सी भावना जुड़ी हुई थी? क्योंकि वो धार्मिक चक्र था, तो उसके साथ धार्मिक भावना जुड़ी हुई थी, और कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। कैसे धुल जाते हैं? ठीक वैसे ही जैसे हमारा और आपका ये मानना है, हम जो कि मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग हैं, कि गंगा में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो वैसे ही इनका मानना था कि इस प्रेयर व्हील को घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। आगे क्या? यह बात सुन करके लेखिका चौंक पड़ती है, और क्या समझ में आता है कि विविधता में एकता हिंद की विशेषता। कौन सी बात समझ में आई? विभिन्नता में एकता हिंद की विशेषता। और लेखिका मधु काकड़िया ने उसे बड़े ही रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया है। विविधता में एकता हिंद की विशेषता। हम अलग भाषा भाषी वाले हैं, अलग जगहों पे रहते हैं, हमारा पहनावा, हमारा खान पान सब अलग है, लेकिन उसके बाद भी हम सब एक हैं। तो उस प्रेयर व्हील के माध्यम से बात स्पष्ट हुई। और आगे देखिए, लेखिका जो ये बात सुन करके चौंक पड़ती है और कहती है क्या? फिर चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी। विभिन्नता में एकता। कितना भी हम प्रगति कर ले, आधुनिक हो जाए, लेकिन हमारी सोच, हमारी आत्मा एक जैसी। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी हैं।
जैसे हम सोचते हैं कि गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं, वैसे ये सोचते हैं कि प्रेयर व्हील को घुमाने से पाप धुल जाते हैं। लेखिका साथ में यह भी बताना चाहती है कि बेशक हम कितना भी आधुनिक हो जाए, वैज्ञानिक प्रगति कर ले, लेकिन धर्म के मामले में हमारी सोच एक जैसी है। आगे चलिए पेज नंबर 90 पर पहुंचते हैं। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। रफ्ता रफ्ता यानी कि धीरे धीरे ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। जब ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हैं तो जो बाजार वगैरह है, लोग हैं, घर है, सब कुछ पीछे छूटता जाएगा। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बौने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। लेखिका ने कहा कि अभी तक नीचे वाले स्थानों पर स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और उनके पीठ पर जो भारी भरकम कार्टून था, यानी भारी भरकम कार्टून ढोते बौने से दिखते बहादुर नेपाली अब आंखों से ओझल हो रहे थे। यानी अब ऊंचाई पर ये लोग नहीं दिखाई दे रहे थे। एक शब्द आया कि अब परिदृश्य। परिदृश्य परिदृश्य का मतलब है चारों तरफ दिखने वाली चीजें। तो परिदृश्य जो है वो परिदृश्य परिवेश शब्द का पर्यायवाची। परिवेश शब्द का पर्यायवाची। ठीक है। तो जब जैसे जैसे ये लोग ऊंचाई पर पहुंच रहे थे, चारों तरफ जो चीजें दिख रही थी वो अब कम हो गई थी। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। लेखिका ने बताया कि जैसे जैसे वो लोग ऊंचाई पर पहुंच रहे थे, नीचे की जो सारी चीजें थी, लोग, व्यक्ति, घर, मकान, सब ताश के घरों जैसे छोटे छोटे दिख रहे थे। और ऊंचाई पर जो हिमालय अब तक नीचे से देखने पर पहाड़ी जैसा दिखाई दे रहा था, अब वो अपने वैभव के साथ, अपने विराट स्वरूप के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटानियों का काम्य हिमालय। काम्य यानी जिसकी कामना की जाए। तो न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटानियों। अब देखिए यहां पर लिखा है तीर्थाटानियों लिखा है। क्या लिखा है? आपने देखा कि बुक में लिखा है तीर्थाटानियों। तो ये जो तीर्थाटानियों लिखा है, ये तीर्थाटानियों ना हो करके तीर्थाटनियों होगा। इसे आप लोग ठीक कर लीजिएगा। तो लेखिका ने बताया हिमालय के साथ सबकी अपनी अनुभूति जुड़ी हुई है, अपनी सोच जुड़ी हुई है। सब लोग हिमालय को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि न जाने कितने दर्शकों, कोई दर्शक बन करके जाता है, कोई तीर्थ के उद्देश्य से जाता है, तो सबकी कामनाओं का हिमालय है। न जाने कितने लोगों ने अलग अलग रूपों में हिमालय की कामना की होगी, तो वो हिमालय अब पहाड़ी के रूप में नहीं, बल्कि
जैसे जैसे लेखिका उसके समीप पहुंच रही थी, अपने पूरे वैभव के साथ, अपने विराट स्वरूप के साथ सामने आने वाला था। पल पल परिवर्तित हिमालय, वो हिमालय जो हर पल परिवर्तित हो रहा था। अब वो हर पल कैसे परिवर्तित हो रहा था, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे हिमालय हर क्षण हर पल एक नए रूप के साथ सामने आने वाला था। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।